डियर स्टूडेंट्स, आज से हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 89 पर यूनिट 13 की हम शुरुआत करने वाले हैं। यूनिट 13 का नाम है इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़। ठीक है, इंस्पायरिंग का अर्थ होता है प्रेरक और पर्सनालिटी का अर्थ होता है व्यक्तित्व। तो इकाई 13 का नाम क्या है? प्रेरक व्यक्तित्व। तो देखिए यहाँ पर आपको पहला एक्टिविटी दिया गया है। एक्टिविटी फर्स्ट में आपको एक गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनके आंसर लिखना है। तो चलिए मैं आपको गद्यांश को अच्छे से समझाता हूँ। तो देखिए क्या होता है। दिसंबर माह 1921 में महात्मा गांधी ने असहाय आंदोलन की शुरुआत की। चंद्रशेखर, एक 15 साल का लड़का, उस आंदोलन में हिस्सा लेता है। वह गिरफ्तार होता है, फिर न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जाता है। ठीक है, फिर जब न्यायाधीश उससे प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वे जवाब देते हैं कि मेरा नाम आज़ाद है। और आज़ाद का मतलब क्या है? मुक्ति। जब न्यायाधीश उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तो वे जवाब देते हैं स्वातंत्र्य। और स्वातंत्र्य का अर्थ होता है स्वतंत्रता। ठीक है, फिर जब न्यायाधीश उनसे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो वे जवाब देते हैं जेल खाना। और जेल खाने से उनका अर्थ निकलता है जेल। चंद्रशेखर जेल में 15 दिनों तक बहुत परिश्रम करते हैं। ठीक है, उनसे बहुत मजदूरी कराई जाती है। अब अगला क्या लिखा है। चंद्रशेखर जब ये सुनते हैं तो वे कहते हैं कि सर, मुझे पहले से पता था कि आप मुझे जेल भेज दोगे, इसलिए मैंने कहा कि जेल ही मेरा घर है। उस दिन के बाद से चंद्रशेखर तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने लगे। ठीक है, इस गद्यांश में आपको चंद्रशेखर आज़ाद का एक गद्यांश बताया गया है। ठीक है, उनके बारे में विशेषता बताई गई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है बेन यानी कब, डिड यानी किया, महात्मा गांधी। लॉन्च यानी होता है शुरुआत करना। नॉन कोऑपरेशन मतलब होता है असहाय। मूवमेंट यानी आंदोलन। तो अर्थ क्या निकला? महात्मा गांधी ने असहाय आंदोलन की शुरुआत कब की? तो मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी ने असहाय आंदोलन की शुरुआत दिसंबर माह 1921 में की थी। तो मैंने इसका आंसर लिखा बेंडिट की जगह मैंने लिखा इन यानी में दिसंबर 1921 में। फिर मैंने आगे महात्मा गांधी से लेकर मूवमेंट तक जैसा का वैसा लिख दिया। लॉन्च में जोड़ दिया ईडी। ठीक है, महात्मा गांधी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो अर्थ क्या निकला? दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने असहाय आंदोलन की शुरुआत की। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है हाउ यानी कैसे। ओल्ड यानी उम्र, बास यानी था, चंद्रशेखर। एट यानी होता है पर या फिर में। एट यानी होता है पर भी होता है या फिर में भी होता है। देट यानी उस, देट यानी उस भी होता है। और एक डेट का मतलब होता है उस, और एक डेट का मतलब होता है कि। डेट शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। एक डेट का मतलब होता है उस, या फिर एक डेट का मतलब होता है कि। तो इसमें हमने पकड़े हैं डेट का मतलब उस। टाइम यानी समय। ठीक है, तो अर्थ क्या निकला? चंद्रशेखर उस समय कितनी उम्र के थे? तो मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर असहाय आंदोलन के समय 15 साल की उम्र के थे। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखा हाउ ओल्ड की जगह मैंने लिखा आ यानी 1, 15, ईयर यानी साल। ठीक है, फिर बाद से लेकर एट द टाइम तक मैंने जैसा का वैसा लिख दिया। तो अर्थ क्या निकला? चंद्रशेखर उस समय 15 साल के थे। ठीक है, बास का मतलब था, थे, थी। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। बेन यानी जब। एक बेन का मतलब होता है कब। क्वेश्चन में पूछते हैं तो एक बेन का मतलब क्या निकलता है? कब निकलता है। और जब आंसर में जवाब दिया जाता है तो क्या लिखते हैं हम? जब। तो इसमें अर्थ निकाल रहे हैं हम। बेन का अर्थ होता है जब। जज यानी न्यायाधीश। आस्क्ड यानी पूछना। चंद्रशेखर। हिज यानी उसका। नेम यानी नाम। ठीक है, जब न्यायाधीश चंद्रशेखर से उसका नाम पूछते हैं। फिर आगे बाट यानी क्या, डिड यानी किया, ही यानी बेहे, रिप्लाई यानी जवाब। तो बेहे क्या जवाब देते हैं। यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि जब न्यायाधीश उनसे उनका नाम पूछते हैं तो वे क्या जवाब देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब न्यायाधीश चंद्रशेखर से उनका नाम पूछते हैं तो वे जवाब देते हैं आज़ाद। ठीक है, तो मैंने इसका आंसर लिखा
पहले मैंने बेन से लेकर नेम तक जैसे का वैसे लिख दिया। बेन यानी जब, जज यानी न्यायाधीश, आस्क्ड यानी पूछना, हिस यानी उसका, नेम यानी नाम। ठीक है, जब न्यायाधीश उनसे उसका नाम पूछते हैं। फिर आगे ही रिप्लाई, ही यानी वह, रिप्लाई यानी जवाब। ठीक है, वह जवाब देते हैं आज़ाद। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन आपको दिया है, वाह यानी क्यों, डिड यानी किया, चंद्रशेखर, से यानी कहना, डेट यानी की। एक डेट का मतलब क्या होता है कि, ठीक है, और एक डेट का मतलब होता है उस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डेट मतलब की। ही यानी वह, लिव्ड यानी होता है रहना, इन यानी में जेल। ठीक है, तो चंद्रशेखर क्यों कहते थे कि वह जेल में रहते हैं। तो ठीक है, चंद्रशेखर क्यों कहते हैं कि वह जेल में रहते हैं। तो इसका आंसर मैंने लिखा, चंद्रशेखर, न्यू यानी होता है पता, एक नो भी होता है उसका मतलब भी पता होता है, और एक न्यू मतलब भी होता है उसका मतलब भी पता होता है। डेट यानी की, ही यानी वह, वुड यानी होता है होगा या फिर होगी, सेंड यानी भेजना, हिम यानी उन्हें, टू यानी को, जेल। ठीक है, चंद्रशेखर को पता था कि वह उन्हें जेल भेज देंगे। ठीक है, फिर डेट्स का आगे लिखा है, डेट्स यानी होता है इसलिए, डेट मतलब की या फिर उस, और इस डेट्स का मतलब होता है इसलिए। तो डेट्स का मतलब इसलिए, ही यानी वह, सेड यानी कहना, डेट यानी की, जेल, इज यानी है, माँ यानी मेरा, होम यानी घर, डेट यानी की, आई यानी में, लिव्ड यानी रहना। इसलिए वह कहते हैं कि जेल मेरा घर है जहाँ मैं रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिविटी फर्स्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम चलते हैं एक्टिविटी सेकंड की तरफ। तो एक्टिविटी सेकंड में आपको करना क्या है, एक्टिविटी सेकंड में आपको कुछ दो वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, दो अलग अलग वाक्य हैं, उन वाक्यों को आपको आपस में विच और हु का प्रयोग करके जोड़ना है। ठीक है, आपके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गया है। तो सबसे पहले समझ लीजिए विच और हु का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखिए, हु का मतलब होता है, हु का अर्थ होता है जो, और हु का प्रयोग व्यक्ति या फिर व्यक्ति के नाम पर किया जाता है। ठीक है, जहाँ भी व्यक्ति का नाम पूछा जाए वहाँ पे आपको हु का प्रयोग करना है। और विच का अर्थ क्या होता है, जिसका। विच का प्रयोग आजीवित वस्तु और स्थान में होता है। ठीक है, विच का प्रयोग आजीवित वस्तु जो जीवित नहीं है, ठीक है, जो मुर्दा है, जो मुर्दा वस्तु है, और जो स्थान है उसके स्थान पर विच का प्रयोग होता है। समझ में आ गया। जहाँ पर व्यक्ति आए वहाँ पर हु का प्रयोग होगा, और जहाँ पर स्थान या फिर आजीवित वस्तु आए वहाँ पर विच का प्रयोग होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल क्या दिया है। पहला एग्जाम्पल है, चंद्रशेखर, सेड यानी कहना, डेट यानी की, हिस यानी उसका, नेम यानी नाम, बास यानी था, आजाद। ठीक है, चंद्रशेखर ने कहा कि उसका नाम आजाद था। आगे है दूसरा वाक्य क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लग गया है, मतलब कि एक वाक्य खत्म हो गया है। अब दूसरे वाक्य क्या लिखा है, आजाद। ठीक है, मीन्स यानी मतलब, लिबर्टेड यानी होता है मुक्ति, तो आजाद का मतलब होता है मुक्ति। ठीक है, तो देखिए फिर इसने इन दोनों वाक्य को आपस में जोड़ा है। तो देखिए कैसे जोड़ा है, चंद्रशेखर, सेड यानी कहना, डेट यानी की, हिस यानी उसका, नेम यानी नाम, बास यानी था, आजाद। चंद्रशेखर ने कहा कि उसका नाम आजाद था। फिर एक कोमा लगाया इनने, देखिए फुल स्टॉप की जगह पे क्या लगाया, कोमा लगाया, दोनों वाक्यों को यहाँ पर जोड़ रहा है। ठीक है, फिर इनने लिखा बिच, बिच यानी होता है जिसका, मीन्स यानी मतलब, लिबर्टेड यानी मुक्ति, तो जिसका अर्थ है मुक्ति। तो देखिए पहले एग्जाम्पल में इनने इन दोनों वाक्यों को बिच का प्रयोग करके जोड़ा है। ठीक है, फुल स्टॉप के स्थान पर इनने लगाया कोमा, फिर बिच लगाया। तो देखिए समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखिए यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति रहता, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद रहते, तो हम इसको हु का प्रयोग करके जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आज़ाद। ठीक है, आज़ाद दोनों वाक्यों में कॉमन है। आज़ाद क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, आजीवित वस्तु है। तो मैंने आपको बताया था आजीवित वस्तु के लिए विच का प्रयोग होता है। तो उन्हें क्या करा,
फुल स्टॉप के स्थान पर लगाया कोमा, फिर जो आजाद के स्थान पर लिखा बीच, तो बीच का मतलब होता है जिसका, फिर लिख दिया आगे जैसे ऑब्जेक्ट जैसा का वैसे लिख दिया, मीन्स द लिबर्टेड। ठीक है, इसी प्रकार से हमको यहाँ पर करना है। तो देखिए इसी प्रकार सेकंड दिया है प्रश्न, आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम। मैं एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई यानी मैं, एम यानी हूँ, रीडिंग यानी पढ़ रहा, आ यानी एक, बुक यानी पुस्तक, बाय यानी के द्वारा, एपीजे अब्दुल कलाम। मैं एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे दूसरा वाक्य लिखा है, ये इतना वाक्य खत्म हो गया। ठीक है, फुल स्टॉप लग गया है। आगे लिखा है ही यानी बे, बास यानी था, आ यानी एक, ग्रेट यानी महान, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, वे एक महान वैज्ञानिक थे। तो देखिए यहाँ पर आपको कहा गया है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम क्या है? एक व्यक्ति है। ठीक है, तो जब मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति आए तो हम उसका प्रयोग कैसे जोड़ेंगे, हु का प्रयोग करके हम उन दोनों वाक्य को जोड़ेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इन दोनों वाक्य को जोड़ा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आई एम रीडिंग अ बुक बाय एपीजे अब्दुल कलाम। मैं एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखित एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ। फिर आगे मैंने कैसे जोड़ा, ये देखिए एपीजे अब्दुल कलाम एक व्यक्ति है, व्यक्ति का नाम है, तो हम इसको जोड़ेंगे हु का प्रयोग करके। मैंने फुल स्टॉप के स्थान पर लगाया कोमा, फिर मैंने लिख दिया ही के स्थान पर लिखा, बे के स्थान पर लिखा मैंने हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन का दिया है, आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, गोइंग यानी जाना, टू यानी कव, पीपीएन मार्केट यानी पीपीएन बाजार। ठीक है, मैं पीपीएन बाजार जा रहा हूँ। आगे पीपीएन मार्केट, पीपीएन बाजार। ठीक है, इज यानी हाई, क्लोज यानी पास में, टू यानी का, आवर यानी हमारे, हाउस यानी घर। पीपीएन बाजार हमारे घर के पास में है। तो देखिए पीपीएन मार्केट क्या है, पीपीएन बाजार क्या है? पीपीएन मार्केट है बस स्थान है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी स्थान आए तो हम उन दोनों वाक्यों को बीच का प्रयोग करके जोड़ते हैं। तो हम इन दोनों वाक्यों को बीच का प्रयोग करके जोड़ेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे पहला वाक्य जैसा का वैसे लिख देंगे, आई एम गोइंग टू पीपीएन मार्केट। ठीक है, फिर फुल स्टॉप की जगह लगाएंगे कोमा, फिर पीपीएन मार्केट की जगह में लिख दूंगा बीच। पीपीएन मार्केट क्या है? स्थान है, तो स्थान के स्थान पर क्या आएगा? बीच आएगा, तो मैंने लिख दिया बीच। फिर आगे जैसे का ऑब्जेक्ट जैसे का वैसे लिख दिया, इज क्लोज टू आवर हाउस। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द फोर्ट। स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, आर यानी हाई, गोइंग यानी जाना, टू यानी का, फोर्ट यानी किला। विद्यार्थी किला जा रहे हैं। आगे लिखा है द फोर्ट वाज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी। फोर्ट यानी किला, बास यानी था, बिल्ट यानी बना, इन यानी में, 14th सेंचुरी मतलब 14वीं शताब्दी। किला 14वीं शताब्दी में बना था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉमन शब्द क्या है दोनों में, दोनों वाक्यों में, यहाँ पे भी फोर्ट है, यहाँ पे भी फोर्ट है और यहाँ पे भी फोर्ट है। तो देखिए फोर्ट का अर्थ होता है किला। ठीक है, तो किला क्या है? एक स्थान है। तो मैंने आपको बताया था जब भी स्थान आए तो हम उन दोनों वाक्यों को बीच का प्रयोग करके जोड़ते हैं। इन दोनों में से आपको प्रयोग करना है, तो हम इन दोनों में से प्रयोग करेंगे बीच का। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रयोग करा, पहला वाक्य जैसा का वैसा लिखा, द स्टूडेंट से लेकर फोर्थ तक लिख दिया, फिर कोमा के स्थान पर लगाया, वो फुल स्टॉप के स्थान पर लगाया मैंने कोमा। फिर फोर्ट क्या है? एक स्थान है, स्थान के स्थान पर क्या आएगा? बीच आएगा, तो मैंने लिख दिया बीच। द फोर्ट के स्थान पर लिख दिया बीच। फिर बाद से लेकर सेंचुरी तक जैसा का वैसा, ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो बाद से लेकर सेंचुरी तक मैंने जैसा का वैसा लिख दिया। अब देखिए हम देखते हैं इसी का पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है। पांचवा क्वेश्चन दिया है आई यानी मैं, हेव यानी पास में, मीट यानी मिलना, माँ यानी मेरा, फ्रेंड यानी दोस्त। मैं मेरे दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, सी यानी बे, सी के इसके लिए आता है, सी का अर्थ भी बे होता है और ही का अर्थ भी होता है, लेकिन ही का प्रयोग वो पुल्लिंग में आता है, पुरुष वाले में होता है, और सी का प्रयोग स्त्रीलिंग में होता है।
सी यानी बेह, हेज यानी पास में, कम यानी आना, बेक यानी वापस, फ्रॉम यानी से, दिल्ली। ठीक है, बेह दिल्ली से वापस आई है। तो देखिए फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? दोस्त, दोस्त मतलब क्या? मित्र। ठीक है, तो क्या है? व्यक्ति का नाम है। ठीक है, व्यक्ति है। दोस्त क्या है? व्यक्ति है। तो व्यक्ति के लिए क्या आएगा यहाँ पर? हु आएगा। इन दोनों वाक्यों को हम हु का प्रयोग करके जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, आई से लेकर फ्रेंड तक जैसा का वैसा लिख दिया मैंने, फिर फुल स्टॉप के स्थान पर लगाया कोमा, फिर सी के स्थान पर लिख दिया मैंने हु, फिर हेज से लेकर दिल्ली तक जैसा का वैसा, तो सी। ठीक है, हु हेज कम बैक फ्रॉम दिल्ली। उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिविटी 2 अच्छी समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 3। अब हम पढ़ते हैं पेज नंबर 91 पर एक्टिविटी 3। तो देखिए एक्टिविटी 3 में आपको करना क्या है। एक्टिविटी 3 में आपको देखिए यहाँ पर कुछ आंसर है, आंसर को आपको क्वेश्चन में बदलना है। कैसे बदलना है? यहाँ पर आपको जो अंडरलाइन शब्द है, अंडरलाइन के अंदर जो शब्द दिए गए हैं, रेखांकित के अंदर जो शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको क्वेश्चन बनाना है जो WH से चालू हो। तो देखिए क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, क्वेश्चन टेक के बारे में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन टेक्स्ट कैसे बनते हैं। देखिए अर्थ समझिए कि हम क्वेश्चन टेक का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमको प्रश्न बनाना हो। ठीक है, प्रश्न बनाने के लिए हम जो WH से चालू होते हैं शब्द, उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन टेक क्या है? हु। हु का अर्थ होता है जो, मैंने आपको अभी बताया था, हु का अर्थ होता है जो। इसका प्रयोग हमें व्यक्ति के स्थान पर करते हैं। विच का अर्थ होता है जिसका, इसका प्रयोग हम आजीवित वस्तु, नॉन लिविंग थिंग या फिर स्थान, प्लेस के स्थान पर करते हैं। ठीक है, और बेयर, बेयर का अर्थ, बेयर का प्रयोग भी हम करते हैं स्थान बताने के लिए। ठीक है, विच का अधिकतर प्रयोग हम करते हैं आजीवित वस्तु को बताने के लिए, और बेयर का प्रयोग करते हैं हम स्थान बताने के लिए। फिर बेन का प्रयोग हम करते हैं, बेन का अर्थ क्या होता है? जब। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं समय को दर्शाने के लिए। ठीक है, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, इसका प्रयोग करते हैं स्थान को बताने के लिए। वेन का अर्थ होता है जब, इसका प्रयोग करते हैं हम समय को बताने के लिए। वाई का मतलब होता है क्यों, इसका प्रयोग हम करते हैं कारण को बताने के लिए। बाट मतलब होता है क्या, इसका प्रयोग हम करते हैं ऑब्जेक्ट या फिर प्लान की जगह करते हैं। ठीक है, और हाउ मेनी, हाउ मेनी का प्रयोग, हाउ मेनी का अर्थ होता है कितनी। ठीक है, इसका प्रयोग हम करते हैं संख्या को बतलाने के लिए। तो आइए हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर पहले एग्जांपल दिया गया है, या ये आंसर, इसको इनने क्वेश्चन में बदला है। तो देखिए पहले क्या दिया गया है, फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली। ठीक है, फातिमा न्यू दिल्ली में रहती है। हमें इसका क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि फातिमा कहाँ रहती है, ऐसा बनेगा इसका प्रश्न। इसका अर्थ क्या निकल रहा है? फातिमा न्यू दिल्ली में रहती है। लेकिन जब क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? फातिमा कहाँ रहती है। तो देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले हमको जो अंडरलाइन शब्द दिए गए है इन न्यू दिल्ली, इसका हमें अर्थ निकालना है। देखिए इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली क्या है? स्थान का नाम है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ भी स्थान आए वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? बेयर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इन न्यू दिल्ली के स्थान पर क्या आएगा? बेयर आएगा। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन किससे चालू करे? बेयर। सबसे पहले शब्द क्या है? बेयर। फिर देखिए इसमें सहायक क्रिया क्या है? इसमें सहायक क्रिया है लिप्स, लिव, उसके लिप्स। ठीक है, लिप्स का मूल फॉर्म क्या है? लिव। इसमें जोड़ा है एस। जब भी वर्ब में एस या एस जोड़ा हो तो हम उसे सहायक क्रिया निकालेंगे, डस निकालेंगे। तो हमने इसे सहायक क्रिया निकाले, डस निकाले। फिर हमने लिख दिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बचा है? फातिमा। फिर लिप्स तो हमने लिख दिए, लिप्स का हमने लिख दिया डस। ठीक है, फिर हम लिख देंगे लिप्स का मूल फॉर्म। लिप्स का मूल फॉर्म क्या है? लिव है। ठीक है, तो हमने लिख दिए लिव। पहले लिखना है अंडरलाइन वाले शब्द को, हमको क्वेश्चन टैग बना के लिखना है। तो न्यू दिल्ली क्या है? स्थान है। तो स्थान के लिए क्या आएगा? वेयर। फिर सहायक क्रिया से हम निकालेंगे डू डिड डस। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिव में क्या जोड़ा है? एस। तो क्या निकली? सहायक क्रिया डस निकली। फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे फातिमा, लिप्स का हो जाएगा मूल फॉर्म लिव। फिर आगे लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क।
क्वेश्चन मार्क लगाना वेरी इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, तभी तो प्रश्न बनेगा भाई साहब। अब देखिए इसी का हम देखते हैं दूसरा भी कुछ इसी प्रकार का है। सी यानी बेहे, गोस यानी जाती है, टू यानी को, स्कूल यानी विद्यालय, 8 यानी पर, 8 AM। ठीक है, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, 8 AM। 8 AM क्या है, समय को दर्शा रहा है। तो मैंने आपको बताया था समय के लिए क्या आता है, समय के लिए आता है वेन का अर्थ होता है जब, और क्वेश्चन में क्या होता है, वेन का अर्थ कब। वेन जब आंसर में आए तब उसका अर्थ निकलता है जब, लेकिन जब वो क्वेश्चन में आए तो उसका अर्थ निकलता है कब। तो देखिए 8 AM, तो ये क्या है, समय है। समय के लिए क्या आएगा, क्वेश्चन टैग। समय के लिए क्वेश्चन टैग आएगा वेन, तो सबसे पहले लिखिए वेन। फिर देखिए सहायक क्रिया से आपको डू डी डस निकालना है। इस गोस का मूल फॉर्म क्या है, गो, इसमें जुड़ा है ES। तो जब भी वर्ब में एस या फिर ES जुड़ी हो तो हम सहायक क्रिया निकालेंगे डस, फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसे लिख देंगे तो सी। फिर गोस का मूल फॉर्म होता है, फर्स्ट फॉर्म गो होता है तो हमने लिख दिया गो, फिर टू स्कूल, फिर आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका तीसरा क्या दिया है, सी यानी बे, स्टडीज यानी पढ़ती है, मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश, ये क्या है, भाषा है, मैथ्स गणित हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, 8 यानी पर, 8 का मतलब होता है पर या फिर होता है में। ठीक है, स्कूल यानी विद्यालय, बे विद्यालय में गणित हिंदी और अंग्रेजी पढ़ती है। देखिए अब यहाँ पर आपको अंडरलाइन शब्द को पहचानना है और इससे क्वेश्चन टैग बनाना है। गणित हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, इनका क्वेश्चन टैग निकलेगा वाट। देखिए पढ़ के देखिए क्या निकल रहा है, वे स्कूल में गणित हिंदी और अंग्रेजी पढ़ती है। यदि हम इसका प्रश्न बनाए तो क्या होगा, वे स्कूल में क्या पढ़ती है, ये प्रश्न बनेगा। जम रहा है ना बिल्कुल। तो क्या के लिए क्या आता है, क्या के लिए आता है वाट आता है। क्या के लिए क्वेश्चन टैग क्या आता है, वाट आता है। तो हमने मैथ्स हिंदी एंड इंग्लिश के स्थान पर क्वेश्चन टैग लगाए वाट। फिर सहायक क्रिया क्या है, स्टडीज, स्टडी में जुड़ा है IES, तो क्या सहायक क्रिया निकलेगी डस, फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा सी, फिर स्टडीज का मूल फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टडी, STUDY। फिर ये तो हमने लिख दिए, इसके आगे हम लिख देंगे 8 स्कूल। समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम देखते हैं इसका चौथा क्या है। चौथा में आपको दिया है सी हैज 2 ब्रदर्स, सी यानी बे, हैज यानी है या फिर पास में, 2 यानी 2, ब्रदर्स यानी भाई, उसके 2 भाई है। यदि हम इसका प्रश्न बनाए तो क्या होगा, उसके कितने भाई है। ठीक है, यदि हमें इसका प्रश्न बनाना हो तो क्या अर्थ निकलेगा, उसके कितने भाई है। और कितने के लिए क्या आता है, कितने के लिए आता है हाउ मेनी। ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर अंडरलाइन शब्द क्या है, टू क्या दर्शा रहा है, संख्या दर्शा रहा है। और मैंने आपको बताया था संख्या के लिए क्या आता है, हाउ मेनी क्वेश्चन टैग आता है। संख्या के लिए हाउ मेनी क्वेश्चन टैग आता है। तो हमने यहाँ पर 2 के स्थान पर क्वेश्चन टैग के लगाए हाउ मेनी। फिर हमने लिखे ब्रदर्स, हेस के लिए आएगा डस, फिर सी हैव। हाउ मेनी यानी कितने, ब्रदर्स यानी भाई, डस यानी करते हैं, सी यानी बेहे यानी पास में, उस, ठीक है, उसके कितने भाई है। ठीक है। अब देखिए 5वां क्या है, सी यानी वह, वांट्स यानी चाहना, टू यानी को, बिकम यानी बनना, आ यानी एक, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। ठीक है, वह एक वैज्ञानिक बनना चाहती है। ठीक है, देखिए वह एक वैज्ञानिक बनना चाहती है। यदि हम इसको प्रश्न में बदले तो क्या होगा, क्या अर्थ निकलेगा कि वह क्या बनना चाहती है। ठीक है, और क्या के लिए क्या आएगा, वाट। तो हम क्या करेंगे, आज साइंटिस्ट के स्थान पर हम लगाएंगे क्वेश्चन टैग लगाएंगे वाट।
तो हमने लिख दिए वाट। फिर सहायक क्रिया वांट्स, वाट में जुड़ा है एस इसलिए आएगा डस। फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा सी। वांट्स का मूल फॉर्म क्या है वांट, तो हमने लिख दिया वांट टू बिकम। हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एक्टिविटी 3 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 4। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी 4। एक्टिविटी 4 में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आपको आंसर लिखना है। उससे पहले आप ये काम ये कर दीजिए, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप ये वीडियो को खटाखट लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए। देखिए यदि आप कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत उत्साह मिलता है। यदि आप कमेंट ही नहीं करते तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि मुझे किस प्रकार की वीडियो बनाना है। आप कमेंट करके बताइए, तभी मुझे पता चलेगा कि वीडियो कैसे बन रहा है, मेरे अच्छे हैं कि नहीं बुरे हैं। ठीक है, मुझे उत्साह मिलेगा आगे और वीडियो बनाने का। तो जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट जरूर करना, भला लाइक मत करो लेकिन कमेंट जरूर करना। तो देखिए एक्टिविटी 4 में आपको गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं पूर्व के जैसे, उनके आपको आंसर लिखना है पूर्व के जैसे। तो देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप समझिएगा कृपा करके। तो देखिए सालू मराठा ठिमक्का का जन्म कर्नाटक राज्य के गुब्बी नामक स्थान में हुआ था। उनके माता पिता बेहद गरीब थे। वह कभी स्कूल नहीं गई। वह बहुत ही कम उम्र में वह बहुत मेहनत करने लगी। जब वह बड़ी हुई और उन्होंने शादी की तो उनके पति भी एक बेहद गरीब इंसान थे, पर वे दोनों पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपने गांव हुलीकल से एक नामक गांव कुदूर तक 4 किलोमीटर रोड तक पेड़ों को लगाना शुरू किया। वे दोनों पति और पत्नी दोपहर तक काम करते, लेकिन शाम को फिर उनके करते हैं उनकी पेड़ों की देखभाल भी करते थे। कैसे करते थे पेड़ों की देखभाल? उनको पानी देकर, फेंसिंग लगाकर और उन्हें सुरक्षा देकर। यही रूटीन, यही दिनचर्या उन्होंने सालों तक की। और इस काम को थिमक्का ने अपने पति के मरने के बाद भी जारी रखा। अब वे 105 साल की हो चुकी है। ठीक है, समझ सकते हो 105 साल की हो चुकी है और उन्होंने पिछले 80 सालों में 8000 से भी ज़्यादा पेड़ लगा चुकी है। आज वे दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत के तौर पर कार्य कर रही है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन दिए हैं, हमको उनके आंसर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन दिया है बेयर यानी कहाँ, स्थान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, बेयर यानी कहाँ, बास यानी था, ठिमक्का बोर यानी जन्म। ठीक है, ठिमक्का का जन्म कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया था ठिमक्का का जन्म कहाँ हुआ था। ठिमक्का का जन्म कर्नाटक राज्य के गुब्बी नामक स्थान में हुआ था। तो मैंने इसका आंसर लिखा ठिमक्का बास। ठिमक्का बास यानी था, बोर्न यानी जन्म, इन यानी में, आ यानी एक, प्लेस यानी स्थान, कोल्ड यानी बुलाना, गुब्बी क्या है गांव का नाम, इन यानी में, स्टेट यानी राज्य, ऑफ यानी का, कर्नाटक क्या है राज्य। ठिमक्का का जन्म कर्नाटक राज्य के गुब्बी नामक स्थान में हुआ था। समझ में आया? चलिए देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। डिड सी गो टू स्कूल? डिड यानी किया, सी यानी बेहे, गो यानी जाना, टू यानी को या फिर का, स्कूल यानी विद्यालय। क्या बेहे कभी विद्यालय गई थी? तो मैंने आपको बताया था उनके माता पिता बेहद गरीब थे, निर्धन थे, वे उन्हें विद्यालय नहीं पहुंचा सके, तो वे कभी विद्यालय नहीं गई। तो मैंने इसका आंसर लिखा सी यानी बेहे, नेवर यानी कभी नहीं, बेंट यानी जाना, टू यानी का या फिर को, स्कूल यानी विद्यालय। बेहे कभी विद्यालय नहीं गई। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। बेयर यानी कहाँ, डिड यानी किया, ठिमक्का, एंड यानी और, हर यानी उसका, हस्बैंड यानी पति, स्टार्ट यानी शुरुआत, प्लांटिंग ट्रीज यानी पौधे लगाना। ठिमक्का और उसके पति ने
पेड़ लगाना कहाँ शुरू किया? तो मैंने आपको बताया था ठिमक्का और उसके पति ने उसके गांव होलीकल से एक नामक गांव कदूर तक 4 किलोमीटर रोड तक पेड़ों को लगाना शुरू किया। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा, दे यानी बेहे, स्टार्ट यानी शुरुआत, प्लांटिंग ट्रीज यानी पेड़ों को लगाना, अलोंग यानी के किनारे, ठीक है, आ यानी एक, 4 किलोमीटर रोड, फ्रोम यानी से, हर यानी उसके, विलेज यानी गांव, होलीकल, टू यानी का या फिर को, आ यानी एक, प्लेस यानी स्थान, कोल्ड यानी बुलाना, कुदूर, ठीक है। उन्होंने पेड़ों को लगाना उनके गांव होलीकल से एक स्थान कुदूर तक 4 किलोमीटर रोड के किनारे पेड़ों को लगाना शुरू किया। उन्होंने अपने गांव होलीकल से कुदूर तक 4 किलोमीटर रोड के किनारे पेड़ों को लगाना शुरू किया। समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते इसका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। हाउ यानी कैसे, डिड यानी किया, दे यानी उन्होंने या फिर बेहे, टेक यानी लेना, केयर यानी देखभाल, ऑफ यानी का, ट्रीज यानी पेड़, उन्होंने पेड़ों की देखभाल कैसे की? तो मैंने आपको बताया था उन्होंने पेड़ों की देखभाल उन्हें पेड़ों को पानी देकर उन्हें सुरक्षित करके की। तो मैंने इसका आंसर लिखा, दे टेक केयर ट्रीज, ठीक है। दे यानी बेहे या फिर उन्होंने, टेक यानी लेना, केयर यानी देखभाल, ट्रीज यानी पेड़, उन्होंने पेड़ों की देखभाल की। वाय यानी के द्वारा, वाटरिंग यानी पानी देना, फेंसिंग, ठीक है, एंड यानी और, प्रोटेक्टिंग यानी सुरक्षा, देम यानी उन्हें, ठीक है। उन्होंने पेड़ों की देखभाल की, पेड़ों को पानी देकर, फेंसिंग और उन्हें सुरक्षा देकर की, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है। हाउ ओल्ड इज थिमक्का नाउ, हाउ यानी कैसा या फिर कैसी, ओल्ड यानी उम्र, इज यानी है, थिमक्का नाउ यानी अब, थिमक्का की उम्र अब क्या है? तो मैंने आपको बताया था थिमक्का अब 105 साल की हो चुकी है। तो मैंने आपको लिखा नाव यानी अब, सी यानी बेहे, इज यानी है, 105 ईयर ओल्ड मतलब 105 साल की, बेहे अब 105 साल की है। छठवां क्वेश्चन क्या है। हाउ यानी कैसे, मेन यानी कितने, ट्रीज यानी पेड़, हेस यानी पास में, सी यानी बेहे, प्लांटेड यानी लगाना, सो फार यानी होता है अब तक, तो अर्थ सो फार यानी होता है अब तक, सो फार यानी अब तक, तो अर्थ का निकला, सॉरी थोड़ा नीचे करना भूल गया, काम चला लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलना, तभी आप अपने बुक में लिखना, पेंसिल से लिखना, मैंने यहाँ पर पेन से लिखा हूँ, ठीक है। तो सो फार यानी होता है अब तक, तो उन्होंने अब तक कितने पेड़ लगा चुकी है, वे अब तक कितने पेड़ लगा चुकी है। तो मैंने आपको बताया था वे अपने पिछले 80 सालों में 8000 से भी ज़्यादा पेड़ लगा चुकी है। तो मैंने इसका आंसर लिखा सी यानी वे, हेस यानी पास में, प्लांटेड यानी लगाना, ओवर यानी से अधिक, 8000 ट्रीज यानी 8000 पेड़, इन यानी में, लास्ट यानी अंतिम, 80 ईयर मतलब 80 साल, बेहे अब तक, बेहे पिछले 80 सालों से, बेहे पिछले 80 सालों में 8000 से भी अधिक पेड़ लगा चुकी है। आइए सातवां क्वेश्चन का लिखा है। वाई यानी क्यों, इज यानी है, सी यानी बेहे, आ यानी एक, रोल मॉडल यानी प्रेरणा स्त्रोत, टू यानी का, वर्ल्ड यानी दुनिया। तो अर्थ क्या निकला, बेहे दुनिया के लिए प्रेरणा स्त्रोत क्यों है। तो मैंने इसका आंसर लिखा सी यानी बेहे, इज यानी है, आ यानी एक, रोल ये मॉडल यानी प्रेरणा स्त्रोत, टू यानी का या फिर की, वर्ल्ड यानी दुनिया। बेहे दुनिया के लिए प्रेरणा स्त्रोत है, बिकॉज यानी क्योंकि, आगे लिखा बिकॉज यानी क्योंकि, दे यानी बेहे,
हैव डन यानी किया, आ लोट यानी बहुत अधिक, टू यानी का फिर को, एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत कुछ किया है। उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिविटी 4 अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 5। तो एक्टिविटी 5 में आपको यहाँ पर कुछ खालिस्तान वाले वाक्य दिए गए हैं। इन खालिस्तान में आपको प्रीपोजिशन भरनी है, ठीक है। प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है? पूर्व सर्ग, ठीक है। प्रीपोजिशन का अर्थ होता है पूर्व सर्ग, मतलब कि आपको यहाँ पर शब्दों से पहले क्या आएगा वो आपको भरना है। यहाँ पे आपको एक बक्सा दिया गया है, उन बक्से के अंदर आपको कुछ प्रीपोजिशन दी गई है, उनमें से आपको चुनकर लिखना है। देखिए बक्से के अंदर कौन कौन सी प्रीपोजिशन दी गई है। देखिए आपको प्रीपोजिशन एट दी गई है, इन दी गई है, फ्रॉम दी गई है और टू दी गई है। एट का मतलब होता है पर या फिर में भी हो सकता है, इन का मतलब होता है में, फ्रॉम का अर्थ होता है से और टू का मतलब होता है को या फिर की। तो देखिए हमें इन चारों में से इन चार वाक्यों में प्रीपोजिशन भरनी है, एट, इन, फ्रॉम या फिर टू। तो चलिए हम देखते हैं इसका पहला। तो पहला है ठिमक्का, एंड यानी और, हर यानी बेहे, एंड हर यानी उसके, हस्बैंड यानी पति, प्लांटेड यानी लगाना, ट्रीस यानी पेड़, अलोंग यानी किनारे, आ यानी एक रोड, ठीक है। ब्लैंक, हुलिकल क्या है गांव का नाम? ब्लैंक। कुदुर्वेक ना गांव का नाम है। तो अर्थ क्या निकल रहा है? ठिमक्का और उसके पति ने रोड के किनारे, ठीक है। कहाँ से लेकर कहाँ तक की रोड? हुलिकल से लेकर कुदुर तक की रोड। तो यहाँ पे जम क्या रहा है कि ठिमक्का और उसके पति ने हुलुकल से कुदुर तक रोड के किनारे पेड़ लगाना शुरू किया। तो हुलिकल से का अर्थ किससे निकलता है? फ्रोम से निकलता है। तो हमने यहाँ पर क्या भरे? फ्रोम भरे। और हुलिकल से फिर आगे कुदुर तक का, ठीक है, तक का अर्थ किससे निकलता है? टू से निकलता है। टू का मतलब होता है का के की या फिर तक भी होता है। एक ही अंग्रेजी शब्द के कई सारे अर्थ निकलते हैं, आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए टू का अर्थ क्या निकल रहा है? तक। तो यहाँ पे पहले क्या, इस हुलिकल के पहले क्या आई? प्रीपोजिशन फ्रॉम आई, फिर कुदूर से पहले क्या आई? प्रीपोजिशन टू आई। समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं इसका दूसरा क्या है। ठिमक्का, बास यानी था, बोर्न यानी जन्म, ब्लैंक गुब्बी कर्नाटक। ठिमक्का का जन्म कर्नाटक गुब्बी हुआ था। तो देखिए कुछ जम नहीं रहा है, हमें यहाँ पर एक शब्द लगाना पड़ेगा में। तो क्या अर्थ निकलेगा? ठिमक्का का जन्म कर्नाटक गुब्बी में हुआ था। और में के लिए क्या आता है? इन आता है, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है? द स्कूल प्लांटेड, स्कूल यानी विद्यालय, प्लांटेड यानी लगाना, अराउंड यानी चारों ओर, ठीक है। 200 ट्रीज यानी 200 पेड़, इन, ठीक है, ब्लैंक द ईयर 2070, ठीक है, 2017 साल में, ठीक है। तो स्कूल ने 2017 में 200 पेड़ लगाए थे। तो यहाँ पे जमेगा क्या? में जमेगा। में के लिए क्या आता है? इन आता है, इन लगा दिए, ठीक है। स्कूल ने 2017 में 200 से भी अधिक पेड़ लगाए थे, लगभग 200 से अधिक पेड़ लगाए थे। अब देखिए इसका चौथा क्या है। ठिमक्का, बेगन यानी शुरुआत, वर्किंग यानी काम करना, हार्ड यानी कड़ी, ब्लैंक आ वेरी यंग एज मतलब कि बहुत अधिक जवानी वाली उम्र में, बहुत ही कम उम्र में। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 8 आएगा, मतलब कि अर्थ क्या निकल रहा है? ठिमक्का ने बहुत ही कम उम्र कड़ी मेहनत शुरुआत की। तो देखिए अर्थ यहाँ पे मतलब क्या निकलना चाहिए? ठिमक्का ने बहुत ही कम उम्र में आना चाहिए, ठीक है, में आना चाहिए, बहुत कड़ी मेहनत की शुरुआत की, ठीक है। तो में के लिए क्या आ सकता है? 8 आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या लगा दिए? 8। और आप देखिए ना, इससे पहले एक्टिविटी 4 में भी आपको यहाँ पर दिया गया था 8 आ यंग एज। तो आ यंग एज के पहले क्या प्रीपोजिशन आती है? 8 आती है। और
देखिए यहाँ पर ये सी खालिस्तान था इन अ प्लेस कोल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक। तो देखिए आप प्लेस के पहले यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या आई, इन आई, और पहले वाले खालिस्तान के लिए होलिकल से पहले क्या आई, प्रीपोजिशन फ्रॉम आई, और कुदुर से पहले प्रीपोजिशन क्या आई, टू आई। तो समझ में आ गया होगा। एक्टिविटी 5 में आपको पूर्व शब्द लगाना है प्रीपोजिशन, ठीक है। शब्दों से पहले आपको क्या लगाना है, प्रीपोजिशन लगाना है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 6। तो एक्टिविटी 6 में आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, अंडरलाइन शब्दों के अंडरलाइन के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उसका आपको अपोजिट लिखना है। अपोजिट मतलब विलोम शब्द लिखना है, ठीक है। बहुत ही इजी है। देखिए पहले क्या है, अंडरलाइन रेखांकन के अंदर देखिए कौन सा शब्द है, रिच है। रिच का अर्थ क्या होता है, अमीर, और अमीर का विलोम क्या होता है, गरीब। अब गरीब का अंग्रेजी में अर्थ क्या होता है, पुअर। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिए, पुअर। गरीब का अर्थ होता है पुअर। अब देखिए दूसरे में क्या है, रेखांकित के अंदर यंग है। यंग का अर्थ क्या होता है, जवान, और जवान का विलोम क्या होता है, बूढ़ा होता है, ठीक है। तो बूढ़ा के लिए क्या आता है, ओल्ड आता है। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिए, ओल्ड। तीसरा लिखा है रेखांकित के अंदर कंटिन्यूड। कंटिन्यूड का अर्थ होता है जारी रखना, और जारी रखना का विलोम क्या होगा, बंद होना। तो बंद होना का अंग्रेजी में अनुवाद क्या होता है, डिसकंटिन्यू। हमने यहाँ पर भर दिया डिसकंटिन्यू। अब चौथा में क्या लिखा है, लव्ड, ठीक है। लव्ड का हिंदी में अर्थ क्या होता है, प्रेम करना, ठीक है। तो प्रेम करना का विलोम क्या होगा, नफरत करना। नफरत के लिए अंग्रेजी शब्द क्या आता है, हेट, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आप खटाखट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खट से लीजिए, बस 5 सेकंड में लीजिए। अब हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 7। तो एक्टिविटी 7 में आपको फिर गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं, आपको उनके आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ क्या लिखा है, ठीक है। 2006 में मार्क इंग्लिश नाम का एक व्यक्ति, ठीक है, न्यूजीलैंड का था, ठीक है। 2006 में न्यूजीलैंड से मार्क इंग्लिश नाम का व्यक्ति, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ चढ़ा। कौन सा ऊंचा पहाड़ चढ़ा, माउंट एवरेस्ट नामक पहाड़ चढ़ा। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। 2006 में न्यूजीलैंड से मार्क इंग्लिश दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट चढ़ा। तो उसमें खास बात क्या थी, बहुत सारे लोग हर साल पहाड़ चढ़ते हैं, तो इसमें खास बात क्या थी। तो इसमें खास बात ये थी कि इसकी कहानी क्या थी, अलग थी, ठीक है। इंग्लिश के पास दो मतलब कि पैर नहीं थे, ठीक है, दोनों पैर उसके कटे हुए थे, ठीक है। वो ऐसा पहला व्यक्ति बना जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा बिना पैरों के, ठीक है। इंग्लिश ने अपने पैरों को बहुत पहले ही खो दिया था, ठीक है। वह न्यूजीलैंड में पहाड़ के गाइड के रूप में काम करता था। वह एक बार बर्फ के पहाड़ में फंस गया, लेकिन ठीक है फंस गया तो उसे बचा तो लिया गया, लेकिन उसके पैरों को काटना पड़ा, ठीक है। इंग्लिश के लिए क्या करा गया, कृत्रिम अंग बनाया गया, जिसकी मदद से वह पहाड़ पर चढ़ा, ठीक है। वह एक छोटी सी सूची में शामिल हुआ पहाड़ चढ़ने वाली में, जिसमें एक अंधी अमेरिकन, एक बिना हाथों का शेरपा, ठीक है। उस सूची में कौन कौन थे, एक अंधी अमेरिकन थी, एक बिना हाथों का शेरपा था, और इसमें कौन कौन लोग थे जो मतलब कि अयोग्य लोग थे जो पहाड़ पर चढ़े थे। इन सूची में उनके नाम थे। इंग्लिश स्काई गाइड और साइक्लिस्ट के भी विशेषज्ञ थे, ठीक है। उसमें भी एक क्या थे, प्रोफेशनल थे। उन्होंने सिडनी में 2000 पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। वह
दूसरे अयोग्य लोगों की भी मदद करते हैं। समझ में आया होगा। देखिए कितनी कठिन परिस्थिति के बावजूद जब उनके दोनों पैर कट चुके थे फिर भी उन्होंने देखो पहाड़ चढ़ के बताया है। तो आप क्या नहीं कर सकते हो, आप तो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कहानी हमें सीख देती है कि आप चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप बस कोशिश करते रहिए और हार मत मानिए। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं इसका पहले क्वेश्चन क्या दिया है। विच कंट्री डस इंग्लिश बिलोंग टू। विच यानी कहाँ, विच यानी कौन सी, कंट्री यानी देश, डस यानी क्या, इंग्लिश, बिलोंग यानी संबंधित, टू यानी का। ठीक है, इंग्लिश कौन से देश से संबंधित था। तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश न्यूजीलैंड से था, मतलब इंग्लिश जो है वो न्यूजीलैंड से संबंधित था। तो मैंने इसका आंसर लिखा इंग्लिश बिलोंग में जोड़ा एस टू, इंग्लिश बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड, इंग्लिश न्यूजीलैंड से संबंधित था। स्क्रीनशॉट लीजिए, खट से लीजिए, एक सेकंड में ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बाट यानी क्या, बास यानी था, स्पेशल यानी खास, अबाउट यानी के बारे में, इंग्लिश अचीवमेंट यानी, ठीक है, अचीवमेंट यानी प्राप्त करना। ठीक है, तो इंग्लिश की अचीवमेंट के बारे में क्या खास था। तो मैंने आपको बताया था इंग्लिश ने बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ा था। तो मैं इसका आंसर क्या लिखे हमने, इंग्लिश डस यानी डस नोट यानी नहीं, ठीक है, हेव यानी पास में, बोथ यानी दोनों, लेग्स यानी पैर, इंग्लिश के पास दोनों पैर नहीं थे। ठीक है, आगे लिखा ही यानी बे, बिकम यानी बनना, फर्स्ट मैन यानी पहला व्यक्ति, विथआउट यानी बिना, बोथ यानी दोनों, लेग्स यानी पैर, टू यानी का, रीच यानी चढ़ा। ठीक है, टॉप यानी ऊंचाई, ऑफ यानी का, एम ई, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, बेहे पहला व्यक्ति बना जो दोनों बिना पैरों के माउंट एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तीसरा देखिए, तीसरे के लिखा है हाउ यानी कैसे, डिड यानी किया, ही यानी बे, लॉस यानी खोना, लॉस यानी खोना, हिस यानी उसके, लेग्स यानी पैर, उसने अपने पैरों को कैसे खोया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था उसने अपने पैरों को बहुत पहले खो दिया था जब वह एक बर्फीले पहाड़ में फंस गया था, तो उसके पैरों को काटना पड़ा था। ठीक है, तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा इंग्लिश लोस्ट यानी खोना, हिस यानी उसके, लेग्स यानी पैर, एर्ली यानी बहुत पहले। ठीक है, इंग्लिश ने उसके पैरों को पहले ही खो दिया था। आगे ही यानी बे, बास यानी था, कोट यानी फंसना। ठीक है, कोट यानी पकड़ना, फिर फंसना, इन यानी में, आ यानी एक, सो स्टॉर्म यानी होता है बर्फ का पहाड़। ठीक है, वे एक बर्फ के पहाड़ में फंस गया था। आगे लिखा मैंने इंग्लिश सर्वाइव्ड यानी होता है सामना करना। ठीक है, या फिर जिंदा रहना, सर्वाइव्ड मतलब होता है जिंदा रहना, बट यानी परंतु, बोथ यानी दोनों, हिस यानी उसके, लेग्स यानी पैर, हेड यानी पास में, टू यानी के, बी कट ऑफ मतलब कि काटना। ठीक है, इंग्लिश जिंदा तो बच गया परंतु उसके दोनों पैरों को काटना पड़ा। ठीक है, इंग्लिश बर्फ के पहाड़ में फंस गया था, वह जिंदा तो बच गया परंतु उसके दोनों पैरों को काटना पड़ा ताकि वह जिंदा रह सके। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है बाट यानी क्या, डिड यानी किया, ही यानी बे, यूज यानी उपयोग, टू यानी को या फिर का, क्लाइंब यानी चढ़ना, एवरेस्ट यानी पहाड़। उसने पहाड़ पर चढ़ने के लिए क्या उपयोग किया। तो मैंने आपको बताया था उसने पहाड़ पर चढ़ने के लिए कृत्रिम अंग का सहारा लिया। तो मैंने इसका आंसर लिखा ही यूज्ड, ही यानी बे, यूज्ड यानी उपयोग करना, आर्टिफिशियल लिम्स यानी कृत्रिम अंग, लिम्स यानी क्या होता है अंग, आर्टिफिशियल लिम्स यानी कृत्रिम अंग, टू यानी का फिर को, क्लिम्ब यानी चढ़ना, एवरेस्ट यानी पहाड़। उसने पहाड़ पर चढ़ने के लिए कृत्रिम अंग का उपयोग किया। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको एक्टिविटी 7 अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देख लेते हैं एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में आपको क्या दिया है, आपको यहाँ पर कुछ नीचे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में आपको एलवाई जोड़ना है। ठीक है, पहले एग्जाम्पल आपके लिए किया गया है, देखिए स्पेशल। स्पेशल का अर्थ क्या होता है, खास। स्पेशल में हमने जोड़ दिए एलवाई जोड़ दिए तो क्या हो गया स्पेशली। स्पेशली का अर्थ क्या होता है, खास तरह से। दूसरा शब्द देखिए क्या है, बेड का अर्थ होता है बुरा, तो बेड में हमने जोड़ दिए बेडली, तो बेडली का अर्थ क्या हो गया, बुरी तरह से। तीसरा है केयरफुल। केयरफुल का अर्थ होता है देखभाल, केयरफुल में हमने जोड़ दिए एलवाई तो क्या हो गया केयरफुली। केयरफुली का अर्थ होता है सावधानी से। केयरफुल का अर्थ होता है सावधान, केयरफुली का अर्थ सावधानी से। चौथा देखिए हैप्पी। हैप्पी का अर्थ होता है खुशी। ठीक है, हैप्पी में हम एलवाई जोड़ने के लिए करेंगे, बाई को हटाकर हमें लगाना पड़ेगा आई एल वाई, तो क्या हो गया हैप्पीली हो गया। हैप्पीली का अर्थ क्या होता है खुशी से। पांचवा देखिए क्या है सडन। सडन का अर्थ होता है अचानक, सडन में हमने जोड़ दिए एलवाई तो क्या हो गया सडनली। सडनली का अर्थ क्या हो गया अचानक से। अब देखिए अगला क्या दिया है हमें, अगला दिया है हमें नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, हमें इन खाली स्थानों को हमने जो ये नए शब्द बनाए हैं इनकी मदद से भरना है। तो देखिए पहला शब्द क्या है, द कार बास ब्लैंक डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। द कार, कार, बास यानी था, डैमेज्ड मैंने यहाँ पर बेडली भरा हूँ। ठीक है, बेडली भरा तो देखिए अर्थ क्या निकल रहा है, कार, बास यानी था, बेडली यानी बुरी तरह से, डैमेज्ड यानी नुकसान या फिर क्षति, बिकॉज यानी क्योंकि, ऑफ यानी का, एक्सीडेंट यानी घटना। ठीक है, कार, कार बहुत बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था। जम रहा है ना वाक्य। देखिए दूसरा क्या है, द स्कूल इज ब्लैंक में मैंने भरा स्पेशली। स्पेशली का अर्थ क्या होता है खास तरह से, डिजाइंड। ठीक है, स्कूल यानी विद्यालय, इज यानी हाई, स्पेशली यानी खास तरह से, डिजाइंड यानी होता है बनाना। ठीक है, मतलब कि डिजाइन करना। टू यानी का, मेक यानी बनना, इट यानी यह, इजी यानी सरल, फोर यानी के लिए, चिल्ड्रन यानी बच्चे, विथ यानी के साथ, डिसेबिलिटीज यानी अयोग्यता, टू यानी को, मूव अराउंड यानी घूमना। ठीक है, ठीक है, इस स्कूल को खास तरह से डिजाइन किया गया है ताकि इसमें बच्चे, अयोग्य बच्चे सरलता से घूम सके। ठीक है, जम रहा है ना वाक्य। देखिए अगला क्या है, तीसरा में दिया गया है वेन यानी जब, माँ यानी मेरे, मेरा, लिटिल ब्रदर यानी छोटा भाई, सा यानी देखा, हिस यानी उसकी, न्यू ड्रेस यानी नए कपड़े। ठीक है, जब मेरे छोटे भाई ने उसकी नए कपड़े देखे, ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया। मैंने भरा हैप्पीली। हैप्पीली का अर्थ होता है खुशी से, वह खुशी से मुस्कुराया। जम रहा है ना, जब मेरे छोटे भाई ने उसकी नई कपड़े देखे तो वह खुशी से मुस्कुराया। समझ में आ रहा है, हम शब्दों को देखकर जमा रहा है, शब्दों के अर्थ के हिसाब से हम वाक्य को रख रहा है, खाली स्थान में रख रहा है। चौथा देखिए, चौथा क्या लिखा है, फॉलो यानी अनुसरण करना, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश, ओन यानी पर, आंसर बुकलेट यानी उत्तर पुस्तिका। खाली स्थान में मैंने भर दिया केयरफुली, यानी केयरफुली का अर्थ क्या होता है सावधानी से। एट यानी पर, टाइम यानी समय, ऑफ यानी का, यूवर यानी तुम्हारा, बोर्ड एग्जाम। ठीक है, मतलब कि बोर्ड की परीक्षा। ठीक है, तुम्हारी बोर्ड की परीक्षा में उस उत्तर पुस्तिका में दिए गए निर्देश को सावधानी से पढ़ो। जम रहा है ना। ठीक है, 5 में देखिए क्या लिखा है, आई बास स्लीपिंग, आई यानी मैं, बास यानी था, स्लीपिंग यानी सो रहा था, मैं सो रहा था, एंड यानी और। मैंने खाली स्थान में क्या भरा, इनमें से कौन सा शब्द भरा, मैंने सडनली भरा हूँ। क्यों भरा हूँ, देखिए सडनली क्यों भरा हूँ बता रहा हूँ मैं आपको। आई बास स्लीपिंग, मैं सो रहा था, और सडनली मतलब होता है अचानक से। आई यानी मैं, हियर यानी सुनना, आ यानी एक, लाउड यानी तेज, नॉइस यानी शोर, आउटसाइड यानी बाहर। मैं सो रहा था और मैंने अचानक से एक
तेज शोर सुना बाहर से। जम रहा है ना, मैं सो रहा था और मैंने बाहर से तेज आवाज सुनी अचानक से। जम रहा है ना, समझ में आ गया। आपने आप क्या करे, इन शब्दों के आगे आपने लगाए एलवाय लगाए, जैसे स्पेशल में लगाए आपने एलवाय तो क्या होगा स्पेशली, बेड में लगाए एलवाय तो क्या होगा बेडली हो गया। तो इन जो आपने शब्द बनाए इन शब्दों को आपको इन खाली शब्द में अर्थ के हिसाब से भरना है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर भर दिया द कार वाज बेडली डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। समझ में आ गया ना। एक्टिविटी 8 अच्छी समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 9 देखते हैं। एक्टिविटी 9 में आपको क्या दिया है, एक्टिविटी 9 में आपको करना यह है कि यहाँ पे आपको कुछ वाक्य दिए गए, ठीक है। उन वाक्यों को आपको नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों में बदलना है। तो देखिए नकारात्मक किसी भी वाक्य को नकारात्मक वाक्य में बदलने का नियम क्या होता है, देखिए उसका एक फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं, जो कर्म करता है, ठीक है। सबसे पहले हमने लिखे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट लिखे प्लस हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाए। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है तो हम वर्ब से सहायक क्रिया निकालेंगे। कौन कौन सी, डू निकालेंगे, डिड निकालेंगे, डस निकालेंगे। डू लगाएंगे फिर डिड लगाएंगे फिर डस लगाएंगे, ठीक है, सहायक क्रिया लगाएंगे। अब देखिए डू डिड डस का कहाँ लगाएंगे, कब कब लगाएंगे। तो देखिए डू हम तब लगाएंगे जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया हो। डिड हम तब लगाएंगे जब वर्ब में सेकंड फॉर्म दिया गया हो। और डस हम तब लगाएंगे जब वर्ब में एस या ईएस जोड़ा हो। समझ में आ गया। अब हम सहायक क्रिया लगाने के बाद नोट जोड़ देंगे। नोट का अर्थ होता है नहीं, नेगेटिव वाक्य बना रहा है, ठीक है। सहायक क्रिया के बाद हमने लगा दिए नोट प्लस हम फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट जैसे का वैसे लिख देंगे। समझ में आ गया। पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिए तो हम डू डिड डस लगाएंगे, ठीक है। सहायक क्रिया लगाएंगे फिर लगाएंगे आगे नोट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए पहले एग्जांपल के दिया है राज हैज आ कार, हमें इसे नकारात्मक वाक्य में बदलना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें कर्ता कौन है, राज है, तो राज का राज ही रहेगा। अब देखिए हैज से कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकलेगी, हैज से हेल्पिंग वर्ब निकलती है डस, ठीक है। हमने लगा दिए हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, हेल्पिंग वर्ब लगा दिए है हमने। फिर उसका आगे हमें क्या लिखना है, नोट, तो हमने यहाँ पर लिख दिए नोट, ठीक है, बोलो ना, ठीक है। फिर हमने क्या करे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दिए हैज। हैज का मूल वर्ब फॉर्म क्या होता है, हैव, तो हमने लिख दिए हैव। फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसे लिख दो, आकार का आकार, राजू डस नॉट हैव आ कार। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे राज, फिर हमने लगाया हेल्पिंग वर्ब। हैज से कौन सी हेल्पिंग वर्ब निकलती है, डस निकलती है। फिर आगे हमने जोड़ दिए नोट, नोट जोड़ना नोट का अर्थ होता है नहीं। फिर आगे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देना है, हैज का फर्स्ट फॉर्म होता है हैव, फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा, आकार का आकार। आगे देखिए आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो देखिए सेकंड के लिखा है, सेकंड में है आपका सिमरन नोज द आंसर टू द क्वेश्चन। इसे भी आपको नेगेटिव वाक्य में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियम लगाएंगे। सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, सब्जेक्ट क्या है इसमें, सिमरन है, सिमरन का सिमरन हो गया, ठीक है, सिमरन का सिमरन, ठीक है, सिमरन। फिर हम लगाएंगे वर्ब से, देखिए यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, आपको किसी भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। हेल्पिंग वर्ब 24 प्रकार की होती है, जैसे इज, एम, आर, बिल, साल, बाज, बेयर, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ब नहीं दी गई है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको सिंपली वर्ब दी गई है। वर्ब क्या है, नोस है। तो देखिए नोस, ठीक है, इसकी मूल वर्ब क्या है, नो है। नो में क्या जुड़ा है, एस। तो जब भी वर्ब में एस या फिर एस जुड़ा हो तो हम क्या निकालते हैं, सहायक क्रिया कौन सी निकालते हैं, डस निकालते हैं। तो हमने से सहायक क्रिया निकाली डस। फिर आगे हम जोड़ देंगे नोट जोड़ देंगे। फिर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। देखिए नोस, नोस का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, नो होगा, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसे लिख दो, द आंसर टू द क्वेश्चन। समझ में आ गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखा है, तीसरा में भी इसी प्रकार का है, जे सिंग्स ब्यूटीफुली, ठीक है। नकारात्मक वाक्य बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दो। सब्जेक्ट क्या है, कर्ता कौन है इसमें, जे है, जे का हमने लिख दिए, जे ही लिख दिए, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें, वर्ब है सिंग। सिंग में क्या जुड़ा है, एस। तो जब भी वर्ब में एस या ई जुड़ा हो तो हम क्या निकालते, सहायक क्रिया डस निकालते हो, तो हमने इससे निकाले डस। फिर आगे जोड़ दिए नोट। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दो। सिंग्स का वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सिंग होगा।
फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसे लिख दो ब्यूटीफुली, ठीक है। चौथा देखिए, चौथा क्या लिखा है, बीरू प्लेस होगी, ठीक है। बीरू सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमने सब्जेक्ट लिख दिए बीरू। फिर हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वर्ब से निकालेंगे सहायक क्रिया। वर्ब क्या है, प्लेस है, ठीक है। प्लेस से कौन सी सहायक क्रिया निकलेगी, देखिए मूल वर्ब है प्ले, प्ले में जुड़ा है एस या फिर ई एस, ठीक है। प्ले में जुड़ा है एस तो सहायक क्रिया क्या निकलेगी, डस निकलेगी। फिर आगे लगा दो नोट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख दो, प्लेस का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, प्ले, फिर आगे लिख दो होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा। फिर पांचवा देखो, पांचवा भी इसी प्रकार का कुछ। पांचवा है नवजोत, नवजोत में नवजोत कौर एक्ट्स इन मूवीज, ठीक है। इसका भी हमें नेगेटिव वाक्य बनाना है, तो देखिए सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट करता क्या है, नवजोत, नवजोत का नवजोत लिख दिए। फिर नवजोत कौर, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिए नवजोत कौर। फिर वर्ब से निकालो सहायक क्रिया, वर्ब क्या है, एक्ट्स है, ठीक है। एक्ट्स, एक्ट, मूल वर्ब कौन सी है, एक्ट है, एक्ट में जोड़ा है एस तो सहायक क्रिया कौन सी निकलेगी, डस निकलेगी। फिर आगे लगा दो नोट, फिर एक्ट्स का मूल फॉर्म क्या होगा, एक्ट होगा, एक्ट लिख दिए। फिर ऑब्जेक्ट जैसा का वैसा, इन मूवीज का इन मूवीज। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी आपको एक्टिविटी 9। अब देखिए हम देखते हैं इसकी एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में आपको करना क्या है, एक्टिविटी 10 में आपको जो आपको प्रेरणा देते हैं उनसे रिलेटेड आपको 5 वाक्य लिखना है, ठीक है, जो आपके लिए प्रेरणा के स्रोत हो, ठीक है। तो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत कौन से है, चंद्रशेखर आजाद जी है, तो मैंने इनके ऊपर से 5 वाक्य लिखा। पहला वाक्य लिखा मैंने, चंद्रशेखर आजाद, इज यानी हाय, आ यानी एक, पॉपुलर यानी लोकप्रिय, फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता के लड़ाकू, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद एक लोकप्रिय स्वतंत्रता के लड़ाकू है। दूसरा वाक्य लिखा मैंने, आजाद, बास यानी था, बोर्न यानी जन्म, ओन यानी पर, 23 जुलाई 1986, आजाद का जन्म 23 जुलाई 1986 को हुआ था। तीसरा वाक्य लिखा मैंने, दे यानी बे, बिलीव्ड यानी विश्वास, इन यानी में, सोशलिस्ट यानी सामाजिक प्रिंसिपल्स यानी नियम, ठीक है। वे सामाजिक नियमों में विश्वास रखते थे। चौथा लिखा मैंने, ही वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। ही यानी बे, बास यानी था, एन यानी एन एक्टिव, एक्टिव यानी सक्रिय, मेंबर यानी सदस्य, ऑफ यानी का, हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन, बे हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। पांचवा लिखा मैंने, आजाद डाइड यानी मृत्यु, ओन यानी पर, 27 फरवरी 1931, ठीक है। आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को हुई थी। उम्मीद करता हूँ एक्टिविटी 10 आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं लेसन 14, ठीक है। इकाई 14 का नाम क्या है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का अर्थ होता है आवेदन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपने प्रिंसिपल को 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। कारण क्या है कि आप बीमार पड़ गए हो, ठीक है। 2 दिन की बीमारी की छुट्टी के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा हूँ, पहले के लिखा हूँ टू, फिर कोमा द प्रिंसिपल, ठीक है, सेवा में प्रचार महोदय जी, फिर कोमा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उमरेठ। ये देखिए ये मेरे स्कूल का नाम है, मैंने, आप चाहते हो अपने स्कूल का नाम लिख लेना। तो देखिए मैंने लिखा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उमरेठ, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उमरेठ। फिर नीचे लिखा मैंने अपने जिले का नाम लिखा, मैं छिंदवाड़ा जिले से हूँ तो मैंने लिखा डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर नीचे देखिए आपको एक सिद्धांत से लिखना है, ठीक है, एक सिद्धांत से लिखना है। आपने यहाँ पर लिखे हो तो आप यहाँ पर मत लिखना, आपको इस सिद्धांत से चलने देना है, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखे, फिर नीचे लिखना है द, इस सिद्धांत से चलने देना है, ठीक है। फिर मैंने लिखा सब्जेक्ट यानी विषय, फिर एन एप्लीकेशन फॉर 2 days सिक लीव, ठीक है, ठीक है। फिर मैंने लिखा रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। फिर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन यूबर स्कूल। बड़ी हम्बल रिस्पेक्ट से मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं कहता हूँ आपसे कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 9वीं का विद्यार्थी हूँ। आगे लिखा मैंने, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ फीवर लास्ट नाइट। मुझे कल रात से बहुत तेज़ी से बुखार आया है। फिर आगे लिखा, सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय आने में अक्षम हूँ। फिर आगे लिखा, काइंडली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव मी 2 days sick leave फ्रॉम 4 September to 5 September to, ठीक है, 2020। आप कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए,
4 सितंबर, आज की तारीख डाला मैंने 4 सितंबर से लेकर 5 सितंबर 2020 तक के लिए। फिर मैंने लिखा थैंक यू यूवर सर, आपका धन्यवाद, यूवर्स ओबीडियंटली, ठीक है। यूवर्स यानी आपका, ओबीडियंटली यानी आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी। नेम अपना डाल देना, मेरा नाम अनुज साहू है तो मैंने डाला, आप यहाँ पे अपना नाम डाल देना, फिर डेट डाल देना, ठीक है। समझ में आ गया हुआ? समझ में आ के नहीं बताओ यार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले आप, ठीक है। लो खट से 5 सेकंड में 1 2 3 4 5 ले ली स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना था क्योंकि आप बीमार पड़े थे, ठीक है। यहाँ पर आपने छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिख दिए। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो थोड़ा लंबा हो गया मैं मानता हूँ। यदि आपने पूरा देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा लेसन 13 और लेसन 14, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना भाइयों। मैंने आपको पहले बताया था कि कमेंट करने से मुझे उत्साह आता है, ठीक है। कमेंट जरूर करना, और वीडियो पूरा नहीं देखे होंगे तो वीडियो पूरा देखना। आपके जो भी दोस्त लोग को आप समझ में नहीं आ रहा है उनको ये व्हाट्सएप पर लिंक के माध्यम से सेंड कर देना, ठीक है। और आगे आप कमेंट करके बताइए कि आपको आगे क्या पढ़ना है, ठीक है। तो इंग्लिश ब्रिज कोर्स में यहाँ तक था। आपको यदि और पहले से पढ़ना तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। कमेंट कर देना कि पेज नंबर इतने से पेज नंबर इतने तक ये पढ़ाइए, ठीक है। इसके बाद हम आपको ब्रिज कोर्स से के तिमाही के पेपर भी सॉल्व करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो आगे तक देखते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।